नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। एक तरफ रूस के हमले ने दुश्मन के ठिकानों में हड़कंप मचा दिया है, तो वहीं यूक्रेन ने भी रूस पर पलटवार किया है। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया की मिसाइल्स की खेप रूस पहुंच चुकी है। दूसरी खबर जापानी और भारतीय छात्रों से सीएम योगी के संवाद की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जापान के साथ रिश्तों को नई ऊंचाइयां देगा उत्तर प्रदेश। इसके साथ बात राजस्थान की, जहां सीजेपी और ग्रामीण आमने सामने आ गए हैं। स्कूल में पहुंची सीजेपी की टीम, लेकिन ग्रामीणों ने ऐसा विरोध किया कि देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। गाड़ियों में तोड़फोड़ के आरोप, धक्का मुक्की, हंगामा। सवाल बड़ा है कि आखिर गांव में पहुंची सीजेपी टीम का ग्रामीणों ने विरोध क्यों किया। इन तीनों खबरों पर विस्तृत तरीके से बात करेंगे। चलिए शुरुआत पहली खबर के साथ की पर रूस का बड़ा अटैक, बड़ा मिसाइल ड्रोन अटैक। रूसी हमले में 17 लोगों की मौत की खबर है, कई घायल हुए हैं। मिसाइल ड्रोन हमले से कीव में भारी तबाही मची है। धमाकों से दहला है कीव, कई इलाकों में मची है दहशत। कीव में रूसी हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रूस के ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेन में हड़कंप मच गया है। यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी हमलों का कहर नजर आ रहा है। उत्तर कोरिया की मिसाइल पहुंचने का दावा है रूस पर। सवाल, रूसी हमले के जवाब में यूक्रेन का पलटवार। यूक्रेन ने रूस के तेल ठिकानों को निशाना बनाया। कीव पर हमले के बाद बढ़ा है रूस यूक्रेन तनाव। मिसाइल और ड्रोन की बौछार से यूक्रेन में तबाही। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने एक बार फिर से बड़ा बेहद घातक हमला किया है। मिसाइल और ड्रोन के ताबड़तोड़ हमले से कीव के कई इलाकों में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। धमाकों से पूरा शहर दहल उठा है और इस रूसी हमले में 17 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हमले के बाद कीव में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है, लेकिन इस बीच युद्ध को लेकर एक और बड़ा दावा सामने आया है। कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया की मिसाइल खेप रूस तक पहुंची है। यानी एक तरफ रूस के हमले ने यूक्रेन में हड़कंप मचा दिया है, दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी पलटवार करते हुए रूस के तेल ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। मिसाइल, ड्रोन और तेल ठिकानों पर हमले के साथ रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो स्थिति लगातार गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। रूस यूक्रेन जंग का हम जिक्र कर रहे हैं और एस्केलेशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर कोरिया मिसाइलों की एंट्री की बात भी कही जा रही है और ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस पहले से ज्यादा घातक प्रहार अब यूक्रेन पर कर रहा है। और इसी पर ज्यादा बातचीत इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ मेरे कुलीग विकास अबरोल जुड़ रहे हैं। विकास, 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और रूस यूक्रेन जंग में लगातार हम एस्केलेशंस देख रहे हैं। अब ये जो अग्रेशन या फिर कहें एस्केलेशन जिस वजह से हुआ है, इसके पीछे क्या रिसेंट में जो उत्तर कोरिया द्वारा मदद भेजी गई है, मिसाइल्स की एंट्री हुई है, उसे वजह माने? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप वजह देखेंगे तो दोनों तरफ से वजह जो है वो कहीं ना कहीं साथ की है। जहां पर रशिया को नॉर्थ कोरिया का साथ मिला है, वहीं पर यूक्रेन को जो है यूएस और ब्रिटेन का यानी कि यूरोपियन यूनियन का, नाटो का साथ मिला। तो ऐसे में अब दोनों के पास जहां पर हल्की सी हथियार की कमी लग रही थी, अब एक बार फिर से उनके पास हथियार की मजबूती आ चुकी है। और ऐसे में अब आपको लगातार आपने पिछले हफ्ते में देखा, कई बार यूक्रेन की तरफ से 800 से ज्यादा ड्रोन जो हैं वो रशिया पे फेंके गए। उसके परमाणु संयंत्र के पास, उसके बिजली संयंत्रों के पास ऐसे ड्रोन्स काफी गिरे हैं। हालांकि रशिया ने जरूर कहा कि हमने काफी ड्रोन्स मार दिए हैं, लेकिन उसके बाद अब नॉर्थ कोरिया से जो सप्लाई जो रशिया को मिली है, जो मिसाइल्स की मिली है, तो ऐसे में अब जो है ये युद्ध एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा। आप देखेंगे तो आने वाले समय में ये युद्ध और घातक होता जाएगा। अभी तक हमने देखा कि पहले 1-2 साल में ग्राउंड लेवल पर बहुत युद्ध हुआ, ग्राउंड जो लेवल पे सैनिक आपस में लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता युद्ध जो है ये एयर डिफेंस में बदलता गया और एयर स्ट्राइक ज्यादा होती गई। अब ड्रोन्स और मिसाइल का जो युद्ध है, इस तरह की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूक्रेन चूंकि अब लगातार हम देख रहे दहल रहा है वो रूस के हमलों से, तो अब कहीं ना कहीं यूक्रेन ने भी मदद की गुहार लगाई है और नेटो कंट्रीज से कहा है कि अब जो उसके पास सैन्य मदद है वो काफी नहीं है। अब कहीं ना कहीं उसे ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी की दरकार है या फिर कहें कि बेहतर सैन्य क्षमता जो है उसे अब चाहिए ताकि वो रूस का मुकाबला कर पाए।
जी बिल्कुल, देखिए और इसकी बात ये सुनी भी गई है। हमने देखा जो पहली बार जब 800 से ज़्यादा ड्रोन्स जो है यूक्रेन के द्वारा रशिया पे फेंके गए थे, उसमें कुछ ब्रिटेन मेड इन ब्रिटेन जो ड्रोन्स थे वो निकले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है मदद नाटो देशों से मिलती जा रही है, यूएस से मिलती जा रही है। इसी वजह से हमने देखा कि आज से 1 महीना पहले तक युद्ध में दोनों तरफ से भारी कमी थी। हालांकि थोड़ी छोटी छोटी स्ट्राइक्स की जाती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बड़ी स्ट्राइक्स नहीं की जाती थी जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। लेकिन अब दोनों देशों को भरपूर मदद मिल रही है। यूक्रेन ने बहुत बार गुहार लगाई यूएस से और उसके अलावा यूरोपियन यूनियन से कि हमें जो है हथियार मुहैया कराया जाए। उसके बाद हथियार की आपूर्ति के बाद उसने बैक टू बैक 2 ड्रोन हमले किए रशिया पे जो बड़े घातक सिद्ध हुए। उसके बाद अब कहीं ना कहीं पलटवार रशिया की तरफ से किया जा रहा है और खासकर जो नॉर्थ कोरियन मिसाइल्स है जो बताई जाती है अपने आप में बहुत घातक है, क्योंकि वो किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को नॉर्थ कोरिया नहीं मानता है। तो ऐसे में उसके द्वारा सप्लाई किए गए हथियार एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, इस युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि पेंटिसर का भी लगातार जिक्र हो रहा है कि पेंटिसर के इस्तेमाल से अब रूस जो है वो यूक्रेन के तमाम जो ड्रोन और मिसाइल्स उन्हें इंटरसेप्ट करेगा और सिर्फ डिफेंसिव मोड में नहीं बल्कि अटैकिंग मोड में आएगा। ऐसे में ये माने कि रूस भी पहले से ज्यादा घातक होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके पीछे सिर्फ नॉर्थ कोरिया की मदद कहें या फिर रूस किस तरह के हथियारों को निर्मित कर रहा है? जी देखिए, रूस के पास खुद अपने बहुत बड़े घातक हथियार है, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ी महाशक्ति है। ऐसे में उसको कम आंकना जो है किसी भी देश के लिए बेवकूफ़ी होगी। लेकिन नॉर्थ कोरिया का साथ मिलने के बाद उसकी हथियार की आपूर्ति ज़्यादा बढ़ गई है। नॉर्थ कोरिया के पास भी घातक हथियार है। पहले भी हमने देखा जब 2 दिन पहले 800 से ज़्यादा ड्रोन जो 864 के आसपास लगभग ड्रोन जो है यूक्रेन ने रशिया पर फेंके थे, तो उसमें से रशिया ने कहा था कि हमने उनके 200 से ज़्यादा ड्रोन्स मार गिराए हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं ड्रोन्स को मारने की कैपेबिलिटी जो है वो रशिया के पास भरपूर है। तो ऐसे में अगर लगातार ड्रोन्स अटैक होते हैं तो उसका सामना जो है आने वाले समय में रशिया के लिए करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन यह देखना होगा कि जब रशिया की तरफ से कोरियन मिसाइल्स जो फेंकी जाती हैं इस पे यूक्रेन पर, उसका जवाब क्या वाकई ही रशिया यूक्रेन के पास है या नहीं। क्योंकि युद्ध अब जो है देखिए, तो अगर इसी तरह से हालात चलते रहे तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ जो है ये युद्ध हमें लेके जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक देखा जाए तो रशिया की तरफ से सिर्फ नॉर्थ कोरिया की एंट्री हुई है और यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं मदद तो कर रही है यूक्रेन की, लेकिन वो कितनी मदद कर रही है वो सामने आके मदद नहीं कर रहे। लेकिन अगर कुछ देश सामने आते हैं तो ये जो 2 देशों की वॉर है ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील होते समय नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ जाएंगे। जापानी और भारतीय छात्रों से सीएम योगी आदित्यनाथ का संवाद, और कहा है योगी आदित्यनाथ ने कि भारत जापान के संबंध और मजबूत होंगे। जापान के साथ रिश्तों को नई ऊंचाइयां देगा उत्तर प्रदेश। यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इस बात का भी जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया और साथ साथ वाराणसी के विषय में कहा कि दुनिया की प्राचीनतम नगरी में से एक है काशी बनारस। काशी की प्राचीनता और विरासत पर योगी आदित्यनाथ का जोर रहा है। इस दौरान भारतीय संस्कृति से जापानी छात्रों को रूबरू कराया। योगी आदित्यनाथ ने छात्रों से भारत जापान रिश्तों पर भी बात की है। शिक्षा और संस्कृति से मजबूत होंगे भारत जापान के संबंध भी। तो जापानी और भारतीय छात्रों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया। इस दौरान सीएम योगी ने भारत जापान के रिश्तों को लेकर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध आने वाले वक्त में और मजबूत होंगे। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विशेषताओं का जिक्र किया। कहा कि यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वाराणसी दुनिया की प्राचीनतम नगरी है। जापानी छात्रों के साथ संवाद के दौरान योगी आदित्यनाथ ने भारत जापान के साझा सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं, आपसी सहयोग की संभावनाओं पर भी बात की है और कहा कि भारत जापान की दोस्ती अब नए आयाम की ओर बढ़ रही है। एक बार सुन लेते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। मेरा मानना है कि यह केवल छात्रों का मीट नहीं, यह 2 संस्कृतियों का, 2 परंपराओं का और 2 देशों के युवा पीढ़ियों की मुलाकात भी है। भारत और जापान की युवा पीढ़ी बैठी हुई है। यानी अगर मैं कह सकता हूं कि यह भारत और जापान के जो प्राचीन सांस्कृतिक संबंध हैं और जो अगले वर्ष भारत और जापान के
राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उन संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के फ्यूचर एम्बेसडर के रूप में यहां पर वहां की युवा पीढ़ी बैठी हुई है। स्वाभाविक रूप से एक और भारत की सबसे ज्यादा यंग वर्कफोर्स को रखने वाला उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, और दूसरी ओर जापान जो अपने टेक्नोलॉजी के लिए, अपने ट्रेडिशन के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है, वहां से जुड़े हुए बच्चे हैं। एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है, और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ ब्यूरो हेड सुशील तिवारी जुड़ रहे हैं। सुशील जी, योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, सबसे महत्वपूर्ण जब उन्होंने जिक्र किया कि अगले साल भारत जापान के राजनयिक रिश्तों को 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे, और उससे पहले ये जो संवाद रहा है आज का, जिसमें दोनों ही मुल्कों के, दोनों ही देशों के छात्र आपस में जुड़े हैं, ये कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि संबंध जो है आने वाले दिनों में और मजबूत होंगे। बिल्कुल मोनिका, जो भारत और जापान के संबंध है बहुत मजबूत है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी ने ये संबंध और भी ज़्यादा मजबूत कर दिए हैं। जो उनकी पहल थी, क्योंकि वो लगभग 3-4 महीने पहले जापान गए थे, बाकायदे वहाँ की तमाम कंपनियों से बात की थी, और कंपनियों से बात करने के बाद उनको उत्तर प्रदेश आने का निमंत्रण दिया था। और यहाँ तक कि जो कोटारो नागासाकी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं 200 सदस्यीय दल के साथ में, और बाकायदे तमाम बच्चे भी इस दल में आए हुए हैं। तो उन बच्चों का संवाद हुआ, जो भारतीय बच्चे हैं उनसे संवाद हुआ, बातचीत हुई, योगी आदित्यनाथ जी मौजूद रहे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ की परंपराएं हैं वो जाना, और यहाँ के बच्चों ने उनकी संस्कृति को जाना, तो कहीं ना कहीं आदान प्रदान हुआ संस्कृति का। लेकिन सबसे बड़ी बात है, योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह एक पहल की है, तमाम जो उत्तर प्रदेश में उद्योग लगने जा रहे हैं उससे तमाम रोजगार बढ़ेगा, साथ में जो संबंध है लगभग 74 वर्ष हो चुके हैं और अगले वर्ष 75 वर्ष के संबंध हो जाएंगे जापान के साथ में। लेकिन जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी लगातार जब से यूपी का दौरा चल रहा है और यहाँ तक कि रिसीव करने दिल्ली तक गए थे, तो ये संबंधों को कहीं ना कहीं प्रगाढ़ करने में उनकी अहम भूमिका है। और योगी जी लगातार जिस तरह उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, इतना विकास किसी ने नहीं आज तक किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश दिख रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो तमाम जो यहाँ पर एक्सप्रेस वे बना दिए हैं, उन एक्सप्रेस वे की वजह से आज जो विदेश की कंपनियां हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, तमाम उद्योग स्थापित कर रही हैं। यहाँ जो लैंड आर्डर है उसको उन्होंने मजबूत किया। सुशील जी, अभी ये जो 200 उद्योगपतियों का अगर हम देखें, एक बड़ा डेलीगेशन अभी उत्तर प्रदेश पहुंचा हुआ है, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इससे लेकर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या टेकअवेज रहने वाले हैं इस इवेंट से? बिल्कुल, देखिए ऐसा आज सुबह से तमाम सत्र चले हैं, इसमें तमाम मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ में ब्रजेश पाठक और तमाम जो अन्य मंत्री थे, उसमें नंद गोपाल गुप्ता नंदी और कपिल देव अग्रवाल और तमाम जो अधिकारी थे, उन लोगों ने बाकायदे खाका खींचा आपस में मिलकर कि किस तरह यहाँ उद्योग लगेंगे, किस तरह यहाँ पर उनकी व्यवस्थाएं रहेंगी। और साथ में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एकदम उनको यहाँ उद्योग लगाने के लिए जो आमंत्रित किया, उसमें कहीं ना कहीं उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर उद्योग लगने जा रहे हैं, यहाँ तक कि नोएडा में लगभग 3000 करोड़ का जो उद्योग वहाँ पर ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के पार्ट्स जो लगने जा रहा है, उससे लगभग 10,000 युवाओं को नौकरियां मिलने जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश के तमाम जगह पर इसी तरह के उद्योग और लगेंगे। यहाँ तक कि लखनऊ में आज ये जो आज सुबह से जिस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, उससे काफ़ी फ्रूटफुल कहीं ना कहीं जो निर्णय सामने आए हैं। और कल ये लोग सब बनारस जाएंगे, बनारस की संस्कृति से रूबरू होंगे, सारनाथ जाएंगे। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था,
तो उत्तर प्रदेश संस्कृति से भरा पड़ा हुआ है। जो यहाँ की संस्कृति से वो रूबरू हो रहे हैं। सबसे बड़ा राज्य है पूरे देश का, 25 करोड़ आबादी है, उसको देख रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे में जापान और उत्तर प्रदेश के बीच जो ये तालमेल हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी मोनिका। शुक्रिया सुशील जी, आपका तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ जाएंगे। जयपुर में सीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों में भिड़ंत देखने को मिली है। रामपुरा कंवरपुरा के स्कूल पहुंची थी सीजेपी की टीम। ग्रामीणों ने कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौके से खदेड़ा है। सीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ी में तोड़फोड़ का आरोप भी लगा है। स्कूल पहुंचने पर ग्रामीणों ने विरोध जताया। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। ग्रामीणों और सीजेपी टीम के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मौके पर तनाव के बाद पुलिस पहुंची। ग्रामीणों के विरोध के बीच वापस लौटी सीजेपी की टीम। जयपुर में सीजेपी टीम के पहुंचने पर बवाल हुआ है। जयपुर में सीजेपी कार्यकर्ता और ग्रामीणों के बीच भिड़ंत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सीजेपी की टीम रामपुरा और कंवरपुरा गांव के स्कूल्स में पहुंची थी, जहां किसी बात को लेकर ग्रामीणों से विवाद हुआ। देखते ही देखते मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि ग्रामीणों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। आरोप है कि इस दौरान कार्यकर्ताओं की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। और इसी पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए रजनीश शर्मा का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, हम यहाँ पर देख रहे थे कि किस तरीके से सीजेपी द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनके साथ जो ये मारपीट हुई है या फिर यहाँ पर जिस तरीके से हंगामा हुआ है, ये बीजेपी द्वारा पर आयोजित है, बीजेपी के गुंडों ने करवाया। कितनी सत्यता इन आरोपों में? देखिए, सत्यता तो कुछ मुझे लगता है कि जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं हो जाएगी तब तक सत्यता के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन पहली बात, अगर आपके ऊपर हमला हुआ है तो क्या आपको इससे पहले जब 8 बजे आप गांव में गए थे तो क्या गांव वालों ने आपको समझा बुझा के वहाँ से नहीं भेजा था कि आप लोग यहाँ पे मत आइए, हमारे गांव का मैटर है और हम खुद ही इसे सुलझा लेंगे? बावजूद इसके गांव वालों के मना करने के बावजूद आप कुछ देर के बाद फिर पहुँचे, कुछ और समर्थकों के साथ वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद आपने गांव में जाने की कोशिश की, जिसके बाद ये पूरा झड़प जो है वो सामने आई। ये होना ही था। जब गांव वालों ने आपको एक बार कह दिया कि आप हमारे गांव के मैटर में बीच में ना पड़िए, फिर भी आप अगर गांव के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सोचिए कि ये क्या समाज सेवा है, शिक्षा को आगे ले जाने की बात है या फिर राजनीति है। रजनीश, एक और चीज यहाँ पर जिससे लेकर लगातार कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं वो ये कि सीजेपी का लगातार कहना, वो ग्रामीणों के लिए कुछ नहीं कह रहे। उनका ये नहीं कहना कि ग्रामीणों ने उनके साथ बदसलूकी की है। बीजेपी का नाम बार बार बीच में घसीटना, क्या ये भी पूर्णतः राजनीति से प्रेरित है? देखिए मोनिका, गांव में या कहीं भी कोई शख्स होता है वो किसी ना किसी पार्टी का समर्थक होता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो। किसी भी पार्टी से संबंध रखता है क्योंकि वो वोट देता है। तो ऐसे में अगर आप ये कहते हैं बीजेपी के समर्थक, तो बीजेपी के समर्थक क्या बाहर से आ गए थे क्या, या गांव में नहीं रहने वाले थे? वो गांव के ही लोग थे और गांव के लोगों का ये कहना है, पहले उनको समझाया गया था, उनको यहाँ से भेजा गया था, लेकिन जब गांव वालों को ये लगा कि ये लोग नहीं मानेंगे और दोबारा जब ये लोगों ने आके गांव में घुसने की कोशिश की तो उसके बाद इनको खदेड़ा गया, गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, तमाम चीज़ें पूरी दुनिया ने देखी। ये कोरी और कोरी राजनीति है, राजनीति का हिस्सा है और इसी को लेकर सीजेपी गांव के अंदर घुसने की कोशिश की थी, जिसका खामियाजा सीजेपी को भुगतना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश शर्मा आपका तमाम इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।